साथ गौरांग सर भी है। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत आपसे मैं करूंगा, जो आरबीआई के जो डिसीजंस आए थे फ्राइडे को, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर। ओवरऑल बैंकिंग को लेकर आपकी क्या राय है? ब्रोकरेज हाउसेस ने तो मिड कैप और लार्ज कैप दोनों तरह के टॉपिक दिए हैं, लेकिन आपका नज़रिया इस सेक्टर को लेकर क्या है अब? धन्यवाद विश्व मोहन जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले देते थे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे प्रातःकाल, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है। ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो देखिए, मैंने कई बार ये टिप्पणी करी है कि हमें गोरों की बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। हमारा शेयर बाजार, हमारा देश, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विकास दर, हमारी महंगाई दर, हमारे कॉर्पोरेट जगत के नतीजे, ये हमें भली-भांति पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो उनकी बुद्धि का पता मैं प्रयोग करता ही नहीं हूं। और मैंने कई बार हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर यह राय दी है कि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है, तो उस पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है, वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर कम से कम 20% का जो आवंटन है, वो वित्तीय क्षेत्र में होना चाहिए। और वास्तविकता ये भी है विश्व मोहन जी के, जिस प्रकार से सरकारी बैंकों ने नतीजे जारी किए हैं, बहुत बड़ा सुधार हुआ है और आने वाले भविष्य में होगा। और जो अंतर था निजी क्षेत्र बैंक और सरकारी बैंकों में, वो अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ सरकारी बैंक या निजी क्षेत्र की बैंक के ऊपर नजर मत रखिए, लेकिन उसके साथ-साथ जो मजबूत एनबीएफसीज है, वहां पर भी आपको ध्यान देना अनिवार्य है। और जब कभी भी मौका मिले इस स्तर से या फिर गिरावट में, अ, शुरू करिए आप सक्षम मजबूत बैंकों में निवेश करने के लिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। एक ओके। छोटा सा खेमा जो है सरकारी बैंकों का, छोटा खेमा निजी क्षेत्र की बैंकों का और कुछ मजबूत एनबीएफसीज, अगर ये तीनों का समीकरण आप साथ में लेकर के रखेंगे आपके पोर्टफोलियो में, तो मेरे ख्याल से रुझान जो है पोर्टफोलियो का वो बेहतर हो सकता है। तो चलिए, तो आपका कहना है कि सिर्फ दिग्गज बैंक और सरकारी बैंकों पर ही नहीं, साथ साथ एनबीएफसी पर भी देखें, जहां पे लग रहा है, जहां पे जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, फंडामेंटली अच्छा कर रही हैं, वहां पर भी आप नज़र रख सकते हैं। सर, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है हॉस्पिटल सेक्टर को लेकर, वो काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। उन्होंने एक लंबी लिस्ट भी जारी की है, जिसमें कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मैक्स हेल्थ, फोर्टिस और पोर्लो हॉस्पिटल, चारों पर वो बुलिश साउंड कर रहे हैं। और उन्होंने अपने अपने टारगेट भी दिए इन स्टॉक्स को लेकर। उनको लग रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, और जैसा आप इकोनॉमी को लेकर बात कर रहे हैं, तो अभी भी काफ़ी ग्रोथ की यहाँ पर गुंजाइश है। अंडरसर्व्ड उनको लगता है हमारे जो मार्केट है हेल्थ केयर को लेकर। हॉस्पिटल सेक्टर को लेकर आपकी क्या राय है सर? यहाँ से कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ आपकी टॉपिक? तो यहाँ पर भी विश्व जी मेरे ख्याल से सिर्फ चिकित्सा यानी कि हॉस्पिटल्स पर ध्यान देना अनिवार्य नहीं होगा। आपको पूरा समीकरण ब्रह्मांड जो है, फार्मा का, डायग्नोस्टिक का और हॉस्पिटल्स का, ये तीनों का समावेश एक साथ होना चाहिए और उसके पश्चात निवेश भी होना चाहिए। और ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत ही करीब से। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए, 3 चिकित्सा या फिर हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स पर हमारी खरीदारी की राय है रिसर्च टीम की तरफ से। अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर और मैक्स हेल्थ केयर। और जहां तक मेरी जानकारी, मेरे ख्याल से दूसरे नतीजों के घोषणा के बाद जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के की है, बहुत बड़ी विस्तार योजना नई जो है वो जोड़ रहे हैं। और जो मौजूदा इनके पास परिस्थितियां हैं या फिर हॉस्पिटल्स है, वहां पर भी नए बेड्स जोड़ने की बात की, यानी कि संख्या और बढ़ेगी। और जिस प्रकार से आज के तारीख में परिस्थितियां हैं हमारे भारतवर्ष में, मेरे ख्याल से दवाई बनाने वाली कंपनी, डायग्नोस्टिक कंपनी और हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, ये तीनों समावेश होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो में।